ओके दोस्तों, अब हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा लैम्डा मोलर है वो हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका कंसंट्रेशन पर किस तरीके से डिपेंड करता है। तो मान लो मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है, मेरे पास कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट है। बाय मीनिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन की जहां पर बात आ रही है, वी मीन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ an ionic compound. What we mean is an aqueous solution of an ionic compound. ठीक है, यह है मेरा इलेक्ट्रोलाइट का मतलब, राइट। अच्छा, तो यहां पर जो है मान लो मैं इसका कंसेंट्रेशन को कम कर रहा हूं, मतलब बेसिकली व्हाट आई एम परफॉर्मिंग इज अ डाइल्यूशन। अच्छा, डाइल्यूशन के साथ हमारा जो कंडक्टिविटी के है वो हमारा क्या होने वाला है, जो मेरा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है कप्पा, वो हमारा क्या होने वाला है। तो ध्यान देना, ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम decreases. That implies due to dilution जो हमारा स्पेसिफिक कंडक्टेंस है कप्पा ऑलवेज डिक्रीजेस। यहां पर तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एक बात तो निश्चित है, जो अगर हम डाइल्यूट करेंगे तो मान लो अगर हमारे पास इनिशियल सॉल्यूशन भी है, हमने वॉल्यूम को जो है 2 टाइम्स कर दिए, तो इन दैट केस हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए समझने में। जो मेरा नंबर ऑफ Na+ और Cl- आयंस पर यूनिट वॉल्यूम है वो मेरी आधी हो गई है, और वो आधी हो जाने के कारण जो हमारा कंडक्टेंस है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है वो हमारा डेफिनेटली डिक्रीज करने वाला है। दैट इज प्रीटी ऑब्वियस, इट डजंट मैटर, ठीक है। यहां पर जो ये फंडा है, दिस इज वैलिड for strong as well as weak electrolytes। चाहे मेरा वो स्ट्रॉन्ग हो चाहे मेरा वो वीक हो, इट डजंट मैटर। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है NaCl, KCl या फिर कोई भी आयनिक सॉल्ट जो है वो, और वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब है मान लो CH3COOH या NH4OH जो हमारा वीक एसिड एंड बेसिस होते हैं। ये सब के बारे में अगर हम ध्यान दें तो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही ये बात जो है वो तो हमारा लागू रहता है। नाउ व्हाट अबाउट द वेरिएशन ऑफ लैम्डा मोलर। तो ये तो कोई खास बात नहीं थी, हम लोग जो है दैट इज what we are interested is in the variation of molar conductance lambda m of an ionic compound with concentration। ठीक है, सो मेन फंडा ये है, ऑन डाइल्यूशन दैट इज कंसेंट्रेशन अगर मैं डिक्रीज करूंगा, लैम्डा मोलर ऑलवेज इंक्रीज, लैम्डा मोलर ऑलवेज इंक्रीज। ठीक है, और ये जो हमारा इंक्रीज है very gradual for strong electrolytes, ठीक है, but sharp for
वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जो हमारा वेरिएशन है ये हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए बहुत ही ज्यादा मामूली होता है, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वो भयंकर हमारा शार्प होता है। तो अगर मैं इसका ग्राफ को ड्रॉ करता हूं, सो दिस इज माय मोलर कंडक्टेंस। अच्छा ध्यान देना, मोलर कंडक्टेंस पे जो अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है वो तो हम पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट है, वो पॉसिबल इलेक्ट्रोलाइट को तो मैं फिक्स रख रहा हूं। मैं केवल और केवल जो है कंसंट्रेशन जो है वो मैं बदल रहा हूं। तो कप्पा जितना ऑब्वियस था वो मेरा यहां पर इतना ज्यादा ऑब्वियस नहीं रहने वाला है। तो ये मान लो मेरे पास है लैम्डा एम और ये कंसंट्रेशन। तो ये है मान लो मेरा हॉराइजेंटल लाइन, ये है मान लो मेरा हॉराइजेंटल लाइन। तो थियोरेटिकल डेटा के अनुसार दिस इज फॉर अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इट इज ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द रूट सी एक्सिस, यानी वेरिएशन इज वेरी 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 ग्रेजुअल। ठीक है, समझ में आया। लेकिन हाँ ऑब्वियसली बात है चेंज तो हमारा होता है, लेकिन जो चेंज है वो प्रैक्टिकली हम नजरअंदाज करते हैं। और आयनिक कंपाउंड्स में अगर दिया हुआ नहीं हो तो हम इन दैट केस हमेशा ही जो मोलर कंडक्टेंस है वो मोलर कंडक्टेंस को सेम मान लेते हैं एट डिफरेंट कंसेंट्रेशंस। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो एक बहुत ही ज्यादा ग्रेजुअल चेंज जो है वो हमें मिलने वाली है, लेकिन इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स दिस इज एक्सट्रीमली शार्प। दिस इज फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। इट इज अ वेरी शार्प चेंज। कंसेंट्रेशन बढ़ाने पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ हमें बदलाव जो है वो हमें मिलता है। ठीक है, अच्छा इसका रीजन क्या है? देखो, इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स चेंज in lambda molar is due to change in frictional resistance, due to change in the frictional resistance, ठीक है, of the hydrated आयंस। जो हमारा हाइड्रेटेड आयंस होंगे उस हाइड्रेटेड आयंस के जो हमारा उनके बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है, उस फ्रिक्शनल फोर्स के चेंज के कारण ये ऑब्जर्व करेंगे कंसंट्रेशन हमारा जितना कम होगा तो ये जो हमारा फ्रिक्शन है वो फ्रिक्शन भी हमारा उतना ही कम होगा। बट इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट। इट ऑलमोस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन द केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, ये वाला पहला चीज जो है वो हमें समझ में आना चाहिए। सो इट्स अ वेरी 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 ग्रेजुअल चेंज। एंड वापस मैं एक चीज बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल्स में अगर जरूरत पड़ने पे, अगर इफ द सिचुएशन डिमांड्स, हम लैम्डा मोलर ऑफ द सॉल्ट को कांस्टेंट मान लेंगे। वो किस कंसेंट्रेशन पे है उस चीज के ऊपर हम नजरअंदाज नहीं करेंगे, नजरअंदाज कर देंगे उस फैक्ट को। एंड केवल और केवल जब डेटा हमें अलग अलग दिया हुआ हो हम उसी टाइम पर उसे कंसिडर करने वाले हैं। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में लैम्डा मोलर क्या होगा
ये जो हमारा वेरिएशन है, दिस इज गोइंग टू बी अ लीनियर वेरिएशन. This variation is going to be a linear variation and इसके लिए corresponding हमारे पास है Debye-Hückel-Osanger equation. तो Debye-Hückel-Osanger equation हमें क्या बोलता है इसका वेरिएशन के बारे में? जो लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c. लैम्डा m इज इक्वल्स टू लैम्डा m नॉट माइनस b रूट c. लैम्डा m नॉट is equals to molar conductance at infinite dilution. Lambda m naught is the molar conductance at the infinite dilution. यानी infinite dilution मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा C tending to 0. And in that case जो हमारा frictional resistance, that frictional resistance between the hydrated ions, frictional resistance between the hydrated ions also tends to 0. ठीक है, समझ में आया? B is a constant for an electrolyte. B जो है that is greater than 0. समझ में? अच्छा, लैम्डा m नॉट का वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम कभी प्रैक्टिकली सी को तो हम 0 कर नहीं सकते हैं. तो व्हाट वी डू इज वी एक्स्ट्रापोलेट द ग्राफ बैकवर्ड और जहां पर ये कट करता है दैट इज माई लैम्डा m नॉट. सो इट्स अ लीनियर रिलेशन. ऑब्वियस सी बात है, स्लोप उसका नेगेटिव है इसीलिए डिक्रीजिंग है, एंड जो हमारा y इंटरसेप्ट है वो हमारा लैम्डा m नॉट है. तो लैम्डा m नॉट में ये बोल सकता हूं ऑब्टेन्ड बाय एक्स्ट्रा पोलेटिंग द ग्राफ, extrapolating the graph, ठीक है, for c equals to 0. यहां पर ये हमारा लैम्डा m एक्सिस को कट करेगा यानी y एक्सिस को कट करेगा, ठीक है, वहां पर हमें लैम्डा m नॉट जो है वो हमें मिल जाएगा. तो मान लो एग्जाम्पल KCl का 0.01 मोलर में अगर लेता हूं तो उसका जो लैम्डा मोलर है वो हमें दे रखा है 130 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और वहीं पर KCl अगर 0.04 मोलर है तो लैम्डा m दे रखा है 128 सीमेंस, ठीक है. तो हमें निकालना है, कैलकुलेट लैम्डा m फॉर 1 मोलर KCl. That is what we have to find out. तो सिंपल है, हम डिबाई-हकल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, हम डिबाई-हकल का इस्तेमाल करेंगे. सो पहला इक्वेशन जो मेरे पास बनेगा दैट इज
130 इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट माइनस बी रूट ओवर 0.01। और दूसरा इक्वेशन में इसको मैं लिख देता हूं पहले, दिस इज लैम्डा एम नॉट माइनस 0.1 पी। और दूसरा मैं लिख सकता हूं 128 इक्वल्स टू लैम्डा एम नॉट बी रूट ओवर 0.04। सो दैट इज अ लैम्डा एम नॉट minus 0.2p. That is what I can write. So these are the two equations and we have two variables, two unknowns, lambda m naught and b. तो सॉल्व करने के लिए मैं सिंपली एक काम करूंगा, तो इन दोनों को अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर देता हूं तो 0.1b इज कमिंग आउट टू बी इक्वल्स टू 2, तो b जो हो जाएगा दैट विल बी 20। ठीक है, और b का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो b का वैल्यू पुट करते हुए हमारे पास लैम्डा एम नॉट जो आएगा दैट यहां पर हो जाएगा 2, तो लैम्डा एम नॉट आ जाएगा 132 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा यहां से लैम्डा एम इज इक्वल्स टू 132। बी का बहुत ही अनरियलिस्टिक वैल्यू आया है लेकिन मैं कैलकुलेशन के आसानी के लिए किया हूं, 20 रूट सी सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो अगर मुझे 1 मोलर केसीएल के लिए निकालनी हो तो सिंपली फॉर 1 मोलर केसीएल lambda m will be 112 Siemens centimeter square mole inverse. That is what I am going to get. मेरे ख्याल से ये चीज हमें यहां पर समझ में आ चुकी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है इन दैट केस हम सिंपल एक्सट्रापोलेशन के थ्रू जो है हम गेम पर आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अच्छा बी किस किस चीजों के ऊपर डिपेंड करता है? बी डिपेंड्स ऑन क्या क्या है? सबसे पहला डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, dielectric constant of medium. It is the dielectric constant of the medium. Dielectric constant को हम लिखते हैं K. K जितना ज्यादा होगा B उतना कम होगा। K जितना ज्यादा होगा B उतना हमारा कम होने वाला है। ठीक है, दूसरा कौन सा फैक्टर है? दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट और मीडियम। विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट और मीडियम। विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगा फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, तो बी जो है वो भी हमारा ऑटोमेटिकली उतना ज्यादा हो जाएगा। थर्ड, टेम्परेचर ऑफ सॉल्वेंट। टेम्परेचर, सिंपल टेम्परेचर। अच्छा हम क्या जानते हैं? T अगर हमारा इंक्रीज करेगा तो विस्कोसिटी जो है वो हमारा डिक्रीज करेगा, तो B जो है वो भी हमारा ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाएगा। अच्छा, लास्ट वन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट।
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे किस तरीके से डिपेंड करता है? सिमिलर इलेक्ट्रोलाइट्स have same value of B. Similar electrolytes has the same value of B. Similar electrolyte मतलब क्या है? Like NaCl, KCl, NH4Cl. B हमारा सबके लिए सेम होगा। ये सारे 1:1 टाइप का इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। सारे अल्कली मेटल और हमारा क्लोरीन वाले सॉल्ट्स है, तो इन सब का B जो है वो हमारा सेम होगा। एंड सिमिलरली अगर मैं देखूं तो CaCl2 स्ट्रोंशियम क्लोराइड, इनका भी हमारा सेम वैल्यू ऑफ B जो है वो हमारा होने वाला है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में चर्चाएं जो है वो हम कर चुके हैं, राइट। नाउ इन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आयोनिक कैरेक्टर increases as C decreases। हम इस चीज के बारे में जानते हैं। So what happens is, अगर हम ध्यान दें, मान लो फॉर एग्जाम्पल हम CH3COH ले लेते हैं, ये हमारा टूटता है एज CH3CO माइनस, बट ये एक मोल डालने पर ये 100% तो टूटेगा नहीं। इसका जो हमारा अल्फा होता है that we know under root Ka by C, the concentration. So alpha is proportional to 1 by root C. तो C जैसे ही डिक्रीज करेगा, अल्फा ड्रास्टिकली इंक्रीज करेगा, तो दैट इंप्लाइज नंबर ऑफ आयंस फॉर 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट increases drastically. Number of ions for 1 mole of electrolyte increases drastically. We get a very sharp variation. यहां पर क्योंकि हमें मालूम ही नहीं है ये वाला कर्व का इक्वेशन क्या है, तो लैम्डा m नॉट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड, lambda m naught cannot be obtained via extrapolation. हम एक्स्ट्रापोलेशन से लैम्डा m नॉट जो है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, और लैम्डा m नॉट नहीं निकाल पाने के कारण वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के इनफाइनाइट डाइल्यूशन वाली वैल्यू क्या होगी, उसको निकालने का कोई और तरीका तो होना पड़ेगा। तो ओस्वाल्ड लॉ ऑफ इनफाइनाइट डाइल्यूशन ये कहता है जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट्स है एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एवरी सिंगल इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, यानी वो 100% डिसोशिएट जो है वो हमारा करेगा ही करेगा। यानी C टेंडिंग टू 0 होने पर अल्फा जो है वो हमारा हमेशा ही 1 को टेंड करता है, जो हम लोगों ने आयनिक में पढ़ के आ गए हैं, ठीक है। तो अब जो है यहां पर जो प्रॉब्लम का सामना हमने किए हैं, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रश लॉ के थ्रू हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स सी वो नया लॉ क्या बोलता है।